आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। पहले आप उस पार्ट को देखिए और उसके बाद इस कहानी को सुनना, ताकि इस कहानी के साथ आप आगे भी अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। जब उन तांत्रिक बाबा से मेरे पिताजी ने कोई और उपाय करने के लिए पूछा तो उसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने कहा कि इस उपाय को करने में किसी की जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन इस उपाय को करने के अलावा मेरे पास और मेरे पूरे परिवार के पास कोई और चारा ही नहीं था। इसलिए हमने इस उपाय को करना ही बेहतर समझा। जब मेरे पिताजी ने इस उपाय को करने के लिए तांत्रिक बाबा के आगे हामी भरी तो उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कुछ सामान मंगाया और हम अगली पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगे। लेकिन उससे पहले वो तांत्रिक बाबा हमें एक काला धागा सा दे गए और उन्होंने कहा, इस आत्मा को भी हमारे इस उपाय के बारे में पता तो चल चुका है, इसलिए अगली पूर्णिमा की रात तक ये आप में से किसी की भी जान ले सकती है। इसलिए कोई भी अपने हाथ से ये काला धागा अगली पूर्णमासी की रात तक नहीं उतारेगा। हम सभी ने उन तांत्रिक बाबा की पूरी बातें मानी और उसके बाद जब पूर्णमासी की रात आई तो वो तांत्रिक बाबा शाम होते ही हमारे घर आ पहुंचे और उनके हाथों में एक कोरा मटका था और उसके बाद उन्होंने उस कोरे मटके को हमारे घर के बीचों बीच रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उन्होंने उस मटके में एक सिक्का रखा। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सिक्का मटके के बीचों बीच जाकर एकदम से खड़ा हो गया और उसके बाद उस तांत्रिक ने उस मटके के ऊपर एक लाल कपड़ा बांधा और उसको बांधने के बाद उसने हमसे कहा कि तुम में से कौन इसको ले जाकर शमशान घाट के बीचों बीच रखेगा। जब मेरे घर वालों में से किसी ने हामी नहीं भरी तो मैंने ही तांत्रिक बाबा से कहा, लाइए बाबा, मैं इस मटके को रखाता हूँ। मेरा ऐसा कहने के बाद तांत्रिक बाबा ने मुझसे कहा कि इस मटके को ले जाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तुम्हें रात के 12 बजते ही इस मटके को शमशान घाट में ले जाना होगा और उसके बाद इस मटके को शमशान घाट के बिल्कुल बीचों बीच रखना है। लेकिन समस्या की बात यह है कि जब तुम गांव से होकर शमशान घाट में जाओगे तो तुम्हें ये प्रेत आत्माएं रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन कुछ भी हो जाए, जब तुम्हारे हाथ में मटका हो तब तुम्हें पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसके अलावा तांत्रिक बाबा ने कहा कि जब तुम कब्रिस्तान की तरफ जाओगे तो पूरे गांव के गली और चौराहों से घूम घूम कर जाना, ताकि जब तुम इस मटके को कब्रिस्तान के बीचों बीच रख दो, उसके बाद अगर ये प्रेत आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे आना शुरू कर दे तो गांव के गली और चौराहों से घूम घूम कर जाने की वजह से तुम्हारी जान इस प्रेत आत्मा से बच सकती है। और ये प्रेत आत्मा गांव में हर जगह के हर चौराहों को देखने के बाद हो सकता है कि तुम्हारे घर का रास्ता भी भूल जाए और यहाँ तक आना इसके लिए बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तांत्रिक बाबा की इन सभी बातों को सुनने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो घर से बाहर निकलने के बाद मुझे अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे जानवर आज गांव में घुस आए हों और जोर जोर से चीख रहे हों। क्योंकि जब मैं और दिन गांव से रात के टाइम पर बाहर निकलता था तब भी ऐसी आवाज़ें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन आज माहौल कुछ अलग ही था। ऐसा माहौल देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन जब मैं गांव के गली चौराहों से गुजरते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा तो मुझे मटके के अंदर से एकदम से सिक्के के उछलने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देने लगी। वो मटका काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा था, उसको संभालना मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मानो इस मटके में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हो और वो मटका भारी होता ही जा रहा था। मैं उस मटके को लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलता ही रहा, लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान के थोड़े पास पहुंचा तो मटके के अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे यहीं पर छोड़ दो,
या फिर अपने घर वापस ले चलो। इसके बदले में मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में धन देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी हर समस्या में तुम्हारी सहायता भी करूँगी। अब इस मटके से काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थीं और इसके साथ ही ये मटका काफ़ी ज़्यादा भारी भी होने लगा था। तो मैंने सोचा कि कब्रिस्तान थोड़ा नज़दीक ही है, इसलिए मैं दौड़कर कब्रिस्तान के अंदर चला जाता हूँ और मैंने कब्रिस्तान में पहुँचने के लिए दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भागते भागते मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मेरे हाथ से वो मटका छूटकर वहीं पर टूटकर बिखर गया और जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उस मटके की तरफ देखना बिल्कुल भी सही नहीं समझा और मैं सीधा वहां से वापस अपने घर की तरफ भागा। लेकिन भागते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे काफ़ी सारे लोग भाग रहे हैं। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि अगर तुमसे कोई अनहोनी हो जाए तो उसके बाद तुम्हें सीधा अपने घर की तरफ भागना है और भागते टाइम बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं देखना है। तो इसलिए मैं पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं मुड़ा और जब भागते भागते घबराता हुआ मैं अपने घर के अंदर घुसा तो तांत्रिक बाबा और मेरे घर वाले मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए। तांत्रिक बाबा ने तुरंत ही किवाड़ बंद किए और उसके बाद मुझसे वहां पर घटी सभी घटनाओं के बारे में पूछा। तब मैंने तांत्रिक बाबा को बताया कि शमशान घाट के अंदर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने भागना स्टार्ट कर दिया और भागते भागते मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और वो मटका वहीं पर टूटकर बिखर गया। उसके बाद मैं सीधा घर की तरफ भाग पड़ा। इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने कहा कि अगर आज हम ये काम नहीं कर पाए तो इस काम को करने के लिए हमें लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक ये आत्माएं तुम्हारे सभी घर वालों को मार डालेंगी। इसलिए जो भी करना है वो हमें आज ही करना पड़ेगा। और उसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने एक और कोरा मटका लेकर उसमें एक नींबू और एक सिक्का डाला और उसके बाद उस मटके को फिर से बंद कर दिया और मुझसे कहा कि अब की बार जब तुम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ो तो बिल्कुल भी मत भागना और जब तुम्हें कोई आवाज़ें या फिर भूत जिन्न कुछ भी दिखाई दे तब पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि अब की बार वो आत्माएं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी और अगर इस बार तुमसे कुछ गलती हुई तो तुम्हारी जान जाना बिल्कुल तय है। तांत्रिक बाबा की इन बातों को सुनने के बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे फिर से वही आवाज़ें आना शुरू हो गईं और वो मटका भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा था। मुझे गांव के हर गली हर चौराहे से घूम घूम कर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ना था। तो मैं ऐसा ही करते हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। इस बार गांव में तो मेरे साथ कोई भी घटना नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान की तरफ पहुंचने ही वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे पीछे कई सारी औरतें अपने पैरों में पायलें बांधकर रोती हुई मेरे पीछे ही चल रही हैं। और जब मैं कब्रिस्तान के थोड़ा और नजीक आया तो मुझे उन औरतों के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो औरतें मुझसे कह रही थीं कि यहीं पर रुक जाओ वरना हम तुम्हारी यहीं जान ले लेंगे, तुम्हें मार देंगे। वो काली शक्तियाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा डराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैंने डरते डरते कब्रिस्तान की तरफ बढ़ना ही सही समझा। लेकिन जब मैं कब्रिस्तान के गेट पर जाकर पहुँचा तो मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो उन सभी बच्चों ने कब्रिस्तान के गेट को ऐसे घेर रखा था जैसे कोई भी उसके अंदर घुस नहीं पाएगा। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये बच्चे नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा ही हैं। इसलिए मैं उन बच्चों के बीच से गुजरते हुए ही कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा। और जब मैं कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा तो मुझे वही बच्चे कब्रिस्तान के लास्ट में दूर दिखाई देने लगे और वो सभी खेलते खेलते मेरे पास ही आ रहे थे। वैसे तो मैं
उन बच्चों को देखकर काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मैं कब्रिस्तान का बीच वाला इलाका ढूंढ रहा था। जब मैं कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा तो मुझे वहां पर एक औरत लाल साड़ी में बैठे हुए नजर आई और वो औरत मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। और उसके बाद मेरे मटके के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थीं कि मुझे अभी छोड़ दो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी और अभी यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन इस मटके को बीच में मत रखना। और उसके बाद जब मैं उस मटके को बीचों बीच रखने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे काफ़ी सारी डराने वाली और भी आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि मानो ये पूरा ही कब्रिस्तान बहुत ज़ोर से चीख रहा है। लेकिन मैंने जैसे तैसे उस मटके को कब्रिस्तान के बीचों बीच रख दिया और उसके बाद मैंने वहाँ से मुड़कर सीधा अपने घर की तरफ भागना सही समझा और मैं वहाँ से बिना रुके ही अपने घर की तरफ भाग पड़ा। इसके बाद जब मैं अपने घर पहुँचा तो तांत्रिक बाबा ने मुझे बताया कि अब डरने की कोई बात नहीं है, वो प्रेत आत्माएं कब्रिस्तान में ही रह चुकी हैं। और उसके बाद हम सभी घर वालों ने उन तांत्रिक बाबा को कुछ पैसे दिए और उनको घर से बाहर भेज दिया और हम सभी घर वाले आराम से सो गए। लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर और मेरे सभी घर वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे। ये बात जब हमें पता चली तो हम फिर से काफ़ी ज़्यादा डर